नाजरीन को बताते चले, हमें ज्वाइन किया था सादिया उमर ने। आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं, स्किन केयर एक्सपर्ट हैं। आपने भी हमारी गुफ्तगू सुनी, आपको भी अच्छा लगा होगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। रमजान कैसा गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है। रोजे सही ठंडे लग रहे हैं या गर्म लग रहे हैं? ठीक है, अब गर्मी हो गई है। अब गर्मी हो गई लेकिन है। दिन के टाइम बाहर जाना होता नहीं है तो शाम में निकलते हैं, तो अब रौनक भी देखने को मिल रही है। क्या कहते हैं बाजारों में तो मौसम काफी बेहतर अच्छा है। हाँ जी। अच्छा सादिया, स्किन के हवाले से अगर हम बात करें, आजकल ग्लास स्किन का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, जो कोरियन स्किन है, तो क्या ये हम मशरकी लोग भी हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसकी सर्विसेज पाकिस्तान में अवेलेबल हैं अब। अच्छा, ये कैसा प्रोसीजर है, कैसे होता है ये? इसमें एक्चुअली ग्लास स्किन जो है ना, ये बेसिकली हमारी कुछ एक तो प्रोडक्ट्स, लोग सीधा प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं। जी जी। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर अपनी स्किन को अच्छा, रेडिएंट, यंग दिखाना है ना, तो अपनी डाइट को अच्छा रखो। डाइट को भी कैसे? हम डाइट पानी नहीं पीते, हम उसकी जगह सोडा पीते हैं। हम गर्मियों में शरबत बहुत पीते हैं, जबकि हमें थोड़ा सा नेचुरल वे में जाना चाहिए। कहवों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जो कहवे ना गर्मियों में, ये हम एज अ मॉकटेल के तौर पे, यानी कि जो सर्दियों में गर्म पिए और गर्मियों में जो है ना इसको ठंडा करके पिए, मॉकटेल का। हाँ, तो वो इतना अच्छा, यानी कि जो ये कोल्ड ड्रिंक्स, यानी जो हम कोल्ड बेवरेजेस जिन्हें कहते हैं, वो हम कहवों की शक्ल में ठंडा भी पी सकते हैं जी। जिसमें हिबिस्कस टी मैं बहुत कहती हूँ कि ये पिए। इसके अलावा मुख्तलिफ जूसेस हैं, फ्रेश जूसेस। इसके अलावा जो कोरियन ये जो स्किन ग्लास स्किन, हाँ, इन सारी चीज़ों के क्या फ़वाइद होंगे? क्या कह रही है? ये जो टीज आपने डिफरेंट तरह की बताई, इनकी तासीर का क्या फर्क है? इनकी तासीर ठंडी है, एक तो गर्मियों के लिहाज से देखें तो, और ये डिटॉक्स करती है आपके सारी बॉडी को, आपके खून को साफ करती है। आपके जिगर की गर्मी अगर ख़त्म हो जाए ना, तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपके हेयर, नेल्स सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक तो डाइट का आपने बताया, उसके अलावा होम रेमेडीज का भी एक बड़ा बताया जाता है कि वो भी ग्लास स्किन की तरफ ले जाती है, रेडिएंट स्किन की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। तो किस किस्म की रेमेडीज है जो क्विकली बंदा फॉलो करे तो कुछ अच्छा असर हो? मैं ज़्यादातर यही कहती हूँ कि घर में जो ना शुगर स्क्रब्स बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ ऑयल्स हैं जो फेस के लिए बहुत अच्छे हैं, क्या सर्दियाँ हो क्या गर्मियाँ हो। उसमें सबसे पहले जो है ना, ये आप ऑलमंड ऑयल, स्किन के लिए ऑयल ठीक रहता है। हाँ, सिवाय एक्नी स्किन जो है ना, एक्नी प्रॉन स्किन के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि गर्मियों में ऑयल मत यूज़ करें, उसके लिए आप टोनर और सीरम्स यूज़ करें। सही। सर्दियों में, वैसे गर्मियों में आप हर तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई सूट नहीं कर रहा ऑयल, और आपका दिल है कि मैं कुछ ग्लास स्किन अपनी करूँ, तो आप बेबी ऑयल जो होता है ना, उसके सिर्फ 2 से 3 कतरे थोड़े से पानी से मिला के उसका आप मसाज करें। कौन से फेस ऑयल्स जो है वो बंदा यूज़ कर सकता है? बहुत से फेशियल ऑयल अब मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। हाँ। ये बड़ा मुझे मुश्किल लगता है कि स्किन का हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता। अब मेरी तो कॉम्बिनेशनल स्किन है, तो फिर कौन से फेस ऑयल जो है वो सूट करेंगे? आलमंड ऑयल। और क्या ये ट्रायल मेथड है, ट्राई करके आपको पता लगता है? हाँ, थोड़ा सा पैच टेस्ट करना पड़ता है। हाथ पे करें, सेंसिटिव जो जगह आपकी नेक है इस पे करें, आपको पता चलता है। लेकिन सेफ है, आप ज़्यादा गर्मी में ना करें। ये जो मई से लेकर सितंबर का महीना है ना, ये जो महीने, इनमें आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में मानसून भी आता है जी। तो पाकिस्तान में वेदर गर्म होता है। मैं चूँकि यूके में रहती हूँ, तो यूके में तो जुलाई अगस्त बहुत एक्सट्रीम होता है गर्म। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे उन दिनों में मैं तो ऑयल रेकमेंड नहीं करती हूँ, ना यूज़ करती हूँ। हाँ, लेकिन ये कि आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गर्मी इतनी है तो इसलिए ऑयल मैं नहीं कहूँगी गर्मियों में करें। अच्छा, आजकल आईवे ड्रिप्स और ग्लूटाथायोन का इंटेक जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स में, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या ये हेल्दी होता है आपके लिए? हाँ, एक तो प्रॉपर आप कंसल्टेशन लें एस्थेटिशियन के साथ, और उसके बाद सेफ है। लेकिन इसको आप एक्सीड अगर करते हो ना, यानी ज़्यादा लेते हो बगैर किसी से बात किए, मशवरा किए, तो ये आपकी किडनीज के ऊपर बहुत इफेक्ट करती हैं। अच्छा। सिर्फ रंग गोरा करना ज़रूरी नहीं है, इसके आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने हैं। तो आपको अगर ये जैसे शोबिस के लोग करते हैं या बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये चीज़ हम पे भी सूट करेगी। तो उनके साथ तो मुख्तलिफ टीम्स होती हैं, उनके साथ ब्यूटी एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ उनकी डाइटिशियंस होते हैं, उनके साथ उनकी डॉक्टर्स की टीम होती है। ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरी के जो है ना इंडस्ट्री के लोग होते हैं, यानी जो इनको देख रहे होते हैं, इनकी केयर कर रहे होते हैं कि इनको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो किसी किस्म का। तो ये है कि हम बस देखते हैं और डॉक्टर के पास रहते हैं, हमने ये लगवाना है, ये इस तरह नहीं करना चाहिए। उनके साथ प्रॉपर सिस्टम होता है,
हम बगैर सिस्टम के चल रहे होते हैं, इसलिए हम पे नुकसान उठाते हैं। तो फिर हम जैसे आम लोग फिर क्या ट्रीटमेंट कराएं, वो कैसे? नहीं, आप करवाएं, लेकिन उसकी प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन लें। आपको कितनी डोज की रिक्वायरमेंट है, सही। ये नहीं कि आपको मंथली चाहिए या वीकली चाहिए, वो खुद आपको बताएंगे। खुद से कुछ ना करें। इवन एंटीबायोटिक भी अक्सर। तो ये प्रोसीजर एक्सपेंसिव होता है? मुख्तलिफ डॉक्टर्स का अपना, क्लिनिक्स का अपना हिसाब है, लेकिन अच्छा, इसके अलावा ये सिर्फ रंग गोरा करना ही नहीं है जी। जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। हाँ, जिनको बेवजह चक्कर चढ़े होते हैं, आते हैं, या कमज़ोरी फील होती है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है। सही। हाँ, सही। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि कोलेजन जो है उसकी प्रोडक्शन डाइट के थ्रू कितने इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम मुख्तलिफ चीज़ों से इसको हासिल कर सकते हैं जी। जिसमें सबसे पहले तो आप इसका फ़ायदा बताएं। अगर हम ये ना लें ना, अगर हम ये ना लें एज के साथ, अगर हम इसको शुरू ना करें तो हम बहुत जल्दी एजिंग में आ जाते हैं। सही। हमारी फाइन लाइंस, हमारी स्किन की जो झाइयाँ हैं, और हाँ, रिंकल आना शुरू होते हैं, हमारी स्किन डल होना शुरू होती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू होती है। कोलेजन एक प्रोटीन है बेसिकली, जो हेयर, नील और स्किन के लिए नेचुरल सोर्सेज हाँ है। इसमें जो है आप ये जो बोन ग्रोथ होती है, यखनी, सही। और इसके अलावा आप इसमें जो है ये जो मेरीन कोलेजन उसे कहते हैं, जिसका हम ये फिश से लेते हैं, सही। सी प्लांट्स हैं जिसमें ये आती है सुशी में, जैसे हम ये सीवीड यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कोलेजन प्रोड्यूस करती हैं। तो ये लेना बहुत ज़रूरी है आफ्टर 25 ईयर्स। जब आप शुरू हो जाते हैं ना, 25 में आ जाएं, तो ये लेना शुरू कर दें। ये मत वेट करें कि मैं 40 की होंगी फिर मैं लेना स्टार्ट करूँगी, रिंकल्स आएंगे। हाँ, नहीं, आप घर से ही लेना शुरू। अब तो कोलेजन पाउडर्स आते हैं जी, कोलेजन लिक्विड फॉर्म में आते हैं, लेकिन इनको लेने से पहले मैं ये कहूँगी कि आप अपनी डाइट नेचुरल सोर्स जो है वो होना चाहिए। थैंक यू सादिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और एंडिंग नोट्स में चाहूँगी कि अपने पैनल में जो मेहमान हैं उनसे ले ले। पेरेंटिंग के हवाले से आज एक बहुत वसी मौजू जो है वो हमने छेड़ तो दिया, बट सब सिमटने में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर रोशनी डालना ज़रूरी है। बिल्कुल सही तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं वो ये देख लें कि क्या खुद वो हैं जी। अगर वो खुद वो बन जाएं जो बच्चों को बनाना चाहते हैं तरबियती नुक्ते नज़र से, वो बच्चों को चाहते हैं बच्चे सच बोलें तो वो सच बोलें, वो चाहते हैं बच्चे झूठ बोलें, झूठ ना बोलें तो वो भी झूठ तर्क करें। वो अगर चाहते हैं कि बच्चे नेक और साले बने तो उनको नेक और साले माहौल देना पड़ेगा। वो चाहते हैं बच्चे नमाज़ पढ़ें तो ऊंचा ऊंचा गला फाड़ के कहने से कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, आप खुद वक्त पे नमाज पढ़ते जाएं और बच्चे आपको देखेंगे तो फिर आपका एक दफ़ा का कहा वो 1000 दफ़ा गला फाड़ के कहीं से ज़्यादा वजनी होगा जब आप खुद कर रही हैं, अमली तस्वीर बन जाए। तो लिहाजा आप घर का माहौल, और बाप उसमें ज़्यादा रोल प्ले कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है कि वो ऐसा माहौल बनाएं कि जिस माहौल में बच्चों की तरबियत माँ के लिए फिजिबल हो, माँ पर ना फेंके। ये बड़ा प्रॉब्लम है, सारा माँ पे डाला। अच्छा, बच्चा आता है 24 घंटे बाद, तरबियत का कसूरवार बच्चा बाप आता है सारा दिन गुजार के और बच्चे ने हरकत की तो माँ को, जिसने सारा दिन संभालना है, जो उनकी धोबी भी है, जो उनकी कुक भी है, जो उनकी स्त्रियाँ भी करेगी, जो उनको संभालेगी भी सही, जो उनको नहलाएगी भी छोटे बच्चों को, और फिर सारी खामियां भी उसके ज़िम्मे में। हालांकि उसने अपनी ये जिम्मेदारी नेगलेक्ट बाप हज़रात को ये गिला बड़ा होता है कि जब कोई ऐसे झगड़ा हो जाए या कोई बात हो जाए तो बच्चे जो है वो माँ का साथ क्यों देते हैं। चलें, ये तो एक बात की बात है, कई बच्चे अब बाप का भी साथ देने लगे। ये आजकल, हाँ, ये डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा। माँ पर ये पॉइंट आउट करना ज़रूरी नहीं है। क्या आपने अपना हिस्सा डाल दिया? क्या आपने वो माहौल दे दिया जिसमें औरत ने प्ले करके बच्चे की तरबियत करनी है? नहीं दिया। तो सिर्फ फीड करना ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो जानवर भी खा पी रहे हैं, कुछ माहौल भी देना होता है। जी, इसमें मैं भी यही जो यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अब आपने अमल पेश करना है, आपकी नीयत पॉजिटिव है, नीयत पॉजिटिव है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले खुद आगे फ्रंट पे आएँ, खुद उनके सामने तहज्जुद पढ़ें, खुद उनके सामने नमाज़ पढ़ें, उनके सामने सच बोलें। जितने आप पॉजिटिव उनके काम करते जाएंगे वो खुद ब खुद करेंगे। अब देखें, आपके पास मोबाइल है, मैं अपने बच्चों को मिसाल देता हूँ, मेरे पास मोबाइल है, मैं घर में सरबराह हूँ, बड़ा हूँ, मुझे कोई बड़ा बाप भी मेरे साथ नहीं रहता, बड़ा भाई भी नहीं रहता, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मेरे पास मोबाइल मौजूद है, मैं भी गूगल निकाल सकता हूँ, गलत वीडियोस देख सकता हूँ, नहीं देखता, गाने सुन सकता हूँ, नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह देख रहा है।
जब ये अपने बंदा अपनी तरबियत करे तो फिर अपनी तरबियत के असरात जो हैं बच्चों से शेयर करें, तो बच्चों भी जल्ला मुहल्ला उसका असर लेते हैं। वो गाने भी नहीं सुनेंगे, वो झूठ भी नहीं बोलेंगे, वो नमाज भी पढ़ लेंगे और वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। बच्चे आपस में कर रहे होते हैं, उनको समझा दें आप बड़े हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं, वो छोटा है, वो आपसे 5 साल छोटा है, वो 3 साल छोटा है, उसकी अक्ल कम है, उसकी ग्रो कम है, उस बात को कम छोटी हूँ और मुझे तो ये कहता तुम छोटी हो ना तो बस छोटी रहो। अच्छा, एक दिन मैं 2 दिन पहले किसी के घर गया तो उन्हें फ़ोन पे किसी ने शिकायत की कि आपके बच्चे ने जो है वो हमारे बच्चे को गाली दी है। तो वाले साहब ने फ़ौरन बच्चे को बुलाया अपने और 5-6 बड़ी बड़ी गालियां देके कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया किसी को गाली नहीं देते। तो फिर क्या तरबियत लेगा बच्चा, क्या असरात होंगे? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल बल्कि पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव असरात होंगे। लिहाजा बंदा अपने आप को पहले रोल मॉडल के तौर पे अपना रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलाता हुआ पेश करे। जब खुद अपने आप को अच्छा बना के पेश करेगा तो बच्चे खुद ब खुद उसका असर लेंगे और यकीनन लेते भी हैं। जी बिल्कुल। सबिहा जी। जी मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंटिंग एक बहुत मुश्किल काम है, इसको हमें बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और दूसरी ये है कि हमें अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो बच्चों के ज़रिए नहीं पूरी करनी चाहिए। हमारी अधूरी ख्वाहिशें जो हैं, जो हम करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे वालिदैन वो ख्वाहिशें अपने बच्चों पे पूरी करते हैं, जिसके नतीजे में बच्चों की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। तो बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपना करियर, अपना लाइफ पार्टनर, अपनी ज़िंदगी के जो है वो चीज़ें कर सकें। मैं एक हज़रत अली का कॉल है, मौलाना साहब अगर गलत हो तो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं ज़ाहिर है उस तरह से सुना है या पढ़ा है कहीं से, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है जी। वो ये था कि अपने बच्चों को आप अपने जो जिस तरह से आप पले हो या आपके ज़माने से ना पालो, आप बच्चों को उनके ज़माने के मुताबिक पालो, क्योंकि आपका ज़माना बदल चुका है। मैं इसको बहुत अहम समझती हूँ कि हम जो सोचते ना मेरे साथ ये हुआ, मेरे वालिदैन ने ये किया, हमारे ज़माने में ये होता था, हमारी ये देसी वालिदैन को ये भी बीमारी होती है, हर वक्त हम अपने ना वो करते रहते हैं। तो अब ज़माना बदल चुका है और ये ज़माना बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बदला है। वैसे तो हर जनरेशन के गैप होता है, लेकिन ये जो जनरेशन है इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। अब जेन एक्स जो है वो जेन जी को पाल रही है, या जेन वाई जेन जी को पाल रही है, और आगे जेन अल्फा और जेन बीटा भी आ गए हैं। तो ये बच्चे जो हैं इनका एक्सपोजर बहुत और है, इनके चीज़ें बहुत और हैं, इनकी वैल्यूज़ बहुत और हैं। तो वालिदैन को इनको बल्कि वालिदैन को चाहिए कि वो फ्यूचर ट्रेंड्स के मुताबिक खुद भी कुछ अपनी जो है वो पहले से प्रैक्टिसेस करें, तैयारी करें, ट्रेंड्स के मुताबिक वैल्यूज़ को इनके साथ सिंक्रोनाइज करवाएं अगर वैल्यूज़ को आगे चलाना। लेकिन अगर जब करते हैं, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, अगर जब कोशिश करते हैं ना, जैसा खावंद अगर कोशिश करता है कि मैं बीवी को सपोर्ट करूँ, तो हमारे आसपास के लोग नहीं पसंद करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की थी, मैंने वो बात कोट करनी है हर जगह। इन्होंने कहा था वो आलू वाली मिसाल, लोग क्या कहते हैं उनको गंदे आलू समझें, उनको सड़े हुए आलू समझें। मैं तो आज के बाद मुझे अगर कोई महसूस होगा तो मैं कहूँगी ये सड़ा हुआ आलू, ये उन्हीं को पराठों में भर के खिला देना चाहिए। सही हो गया। मुझे मैं इस बात को कोट करूँगी कि ये हमें अपने जो इर्द गिर्द हमारे सड़े हुए आलू है ना, भुस्से हुए सड़े हुए आलू, तो इनको अपने कंधों पे ना उठाएं। ऐसे आलू ही क्यों आपने मुंतखब किए? आलू की असल में ना, आलू को अगर आप पैक करते हैं ना तो वो 3 दिन के अंदर फट जाता है। सही समझिए ना? तो असल में उस मिसाल में आलू, सड़े हुए आलू अपने कंधों पे नहीं रखने जी, हमने नहीं रखने, बू आएगी। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत अच्छे से हमने इस पे गुफ्तगू की। और वालिदैन को जो है वो अमली तस्वीर बनना चाहिए, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम में। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है।